हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विजयवाड़ा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW का पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, यानी विजयवाड़ा डिवीज़न के अंतर्गत, जो कि पेपर था जेई CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट कराए गए थे। जिसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 3 अगस्त 2022 को कंडक्ट कराए गए थे, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। और इसके लिए समय की बात करें तो 2 घंटे निर्धारित थे और प्रश्न की संख्या टोटल 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न की जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शंस कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी निरीक्षण सवारी प्रशासनिक परिवहन का कोड कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी RA इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, यानी रसोई यान का परिवहन कोड कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा WCB, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबल 3 क्लास 2 टीयर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट, यानी वेस्टिबल 3 श्रेणी की दूसरी श्रेणी स्लीपर कोच का परिवहन कोड क्या होगा, जो स्वयं उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरण और महिला डिब्बे से सुसज्जित हो। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर B होगा। क्यों होगा? क्योंकि W का मतलब हमारा वेस्टिबल, GS मतलब सेल्फ जनरेटिंग, CN मतलब हमारा 3 टीयर AC कोच और Y मतलब लेडीज कंपार्टमेंट हमारा हो जाएगा। इस तरह हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर B WGSCNY हमारा ऑप्शन B उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन कोच द लोड ट्रांसमिशंस टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कोच में लोड ट्रांसमिशन डैश के माध्यम से होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C साइड मिरर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड, यानी के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए अगर उससे परे उसका अगर बियर लिमिट अधिक हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर B 12 mm हो जाएगा, जो कि के टाइप के लिए होते हैं। वहीं के टाइप के अलावा अगर बात करें कहाँ पर यूज किए जाते हैं तो ये हमारा BM BS वाले जो भी वैगन होते हैं, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जिसमें 2 ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, उसमें हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक यूज किए जाते हैं, जिसकी कंडेमिंग लिमिट 12 mm, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। वहीं अगर आपसे L टाइप का अगर पूछता है तो L टाइप का कंडेमिंग लिमिट 10 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोच इज, यानी मानक भारतीय डिब्बा कारखाना यानी ICF कोच के पैकिंग पीस कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm 4 टाइप का प्रयोग किए जाते हैं ICF कोच के पैकिंग में, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी वाई, यानी कोचिंग स्टॉक दुर्घटना जिसमें मानव जीवन शामिल हो की जांच डैश के द्वारा की जाती है। तो इसका सही सीधा उत्तर हमारा CRS हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी उसका फुल फॉर्म होता है। और CRS यानी यही इनका मानव जीवन से जो भी एक्सीडेंट रिलेटेड हो उसका इंक्वायरी इन्हीं के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स इज, यानी आईसीएफ के अंतिम भाग पर पीली पट्टिया को डैश इंगित करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा एंटी टेलीस्कोपिक इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट, यानी यूएसटी परीक्षण से पता लगाने के लिए कौन सी खराबी का पता लगाया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हमारा इंटरनल क्रैक जो भी होता है एक्सेल पर उसका पता यूएसटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के द्वारा किया जाता है, यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशंस कैटेगरी ऑफ कोच इज, यानी कोच की हल्के उपयोगिता श्रेणियों का कोडल लाइफ कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 40 ईयर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पे लोड ऑफ WGSCZ AC कोच इज, यानी WGSCZ AC कोच का पे लोड कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 5.680 टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टोटल पेलोड ऑफ जीएस कोच इज, यानी जीएस कोच का कुल पेलोड कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 11.70 टन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे टेयर वेट इसका पूछता है तो टेयर वेट इसका होता है 36.99 टन होता है। वहीं अगर इससे नॉर्मल पे लोड अगर इसका पूछा जाए तो नॉर्मल पे लोड इसका 5.85 टन होता है, लेकिन यहाँ से हमसे टोटल पे लोड पूछा गया था तो हमारा ये हो जाएगा 11.70 टन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड ऑफ एनएमजी कोच आर, यानी एनएमजी कोचों के संशोधित अधिकतम पेलोड कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी 9.20 टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन आईसीएफ कोच रिप्लेस हेड स्टॉक इफ़ द थिकनेस इज रिड्यूस मोर देन, यानी आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक को बदले यदि इसकी मोटाई डैश से अधिक हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 4 mm से अधिक अगर मोटाई घिस जाती है तो उस केस में हम इसको बदल देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोच आर, यानी एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोचों में कितनी आपातकालीन खिड़कियाँ लगी होती है। तो इसका सही उत्तर 4 की संख्या में होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का क्या पर्पस होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा फॉर डाउन हेड बिल्डिंग के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज, यानी रेल लेवल के बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर की ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे मिनिमम पूछा गया है तो उस केस में 1030 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाता तो मैक्सिमम 1105 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न सीबीसी से रिलेटेड ही है, यानी व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीओएच, यानी पीओएच के बाद न्यूनतम बफर ऊंचाई कितनी होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पीओएच के बाद होने वाले बफर हाइट, तो इसका सही उत्तर हमारा 1090 mm होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जबकि यहाँ पर हमसे सीधे मिनिमम पूछा गया था तो 1030 mm होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोचेज, यानी कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा सेंटर पिवट के द्वारा किए जाते हैं,
यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेम द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड द एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट इज, यानी एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच दूरी का नाम क्या होता है। तो इसका सही नाम क्लियरेंस ए होते हैं, जो कि प्राइमरी सस्पेंशन के पास होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लियरेंस बी कहाँ होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि अपर प्लैंक जो हमारा बोलस्टर का होता है और सोल बार जो हमारा साइड में लगे होते हैं और सेकेंडरी सस्पेंशन जहाँ बोलस्टर स्प्रिंग लगे होते हैं उसके बीच जो गैप होता है उसे हम बी क्लियरेंस के रूप से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ एक्सल बॉक्स टॉप और क्राउन बोल्ट के बीच पूछा गया है, तो हमारा एक्सल क्लियरेंस ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, यानी एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा नकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन ब्रॉड गेज इज डैश वाइल टर्निंग द व्हील, यानी बीजी की जो हमारा बीजी गेज होते हैं उस पर एक ही कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अन्वय भिन्नता डैश होता है जब चक्के को घुमाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 13 mm होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर फोर व्हीलेड ट्रॉली सिचलेन ICF एंड VEML इन द सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज इज डैश वाइल टर्निंग द व्हील, यानी बीजी पर एक ही ट्रॉली में 4 पहिए पर सिचलेन ICF और VEML के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अन्वय भिन्नता डैश होता है अगर चक्के को घुमाया जाता है। तो इस केस में हमारा सही उत्तर 5 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फ्लैंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन्स एक्सल लोड वॉगी इज, यानी 16.25 टन एक्सल लोड वॉगी की फ्लैंज मोटाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 28.5 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाई स्पीड ICF कोच कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस, यानी उच्च गति के ICF कोच की कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस कितनी होती है। तो हमारा 22 mm सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हाई स्पीड ICF कोच के लिए होते हैं फ्लैंज की कंडमिंग लिमिट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोलेड बाई, यानी पहियों की पार्श्व गति को डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा एक्सल गाइड ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोच इज, यानी ICF कोच के व्हील ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच क्लियरेंस कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन कोचिंग स्टॉक द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक इज, यानी कोचिंग स्टॉक में ब्रेक जारी करने में लगने वाला समय कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 15 से 20 सेकेंड होते हैं, जो कि यहाँ पर कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर एप्लीकेशन टाइम पूछा जाता कोचिंग स्टॉक के लिए तो 3 to 5 सेकेंड के अप्रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू, यानी पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना तक गिरा देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पर पूछा गया है फुल सर्विस एप्लीकेशन का। उस केस में हम 1 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ड्रॉप करते हैं फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान। लेकिन यहाँ पर हमसे सीधे फुल, उस केस में हम ऑप्शन डी की तरफ ही लेंगे, यानी ऑप्शन
1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन शुड बी, यानी मेल ट्रेन का इन रूट ब्रेक पावर प्रतिशत डैश होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा 95%, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे राजधानी ट्रेन के लिए पूछा जाता है तो उस केस में इन रूट 90% होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी बोगी माउंटेड ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। चूँकि यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया है कि ये बैगन से रिलेटेड है या गुड्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम चूँकि ऊपर में सारे प्रश्न कोचिंग से रिलेटेड थे तो यहाँ पर भी ज़्यादा संभावना है कि कोचिंग से ही हो। उस केस में हम 4 ब्रेक सिलेंडर हमारा होते हैं, पर टोली पर 2 होते हैं, यहाँ पर कोच पर पूछा गया है। तो हमारा ब्रेक सिलेंडर इन बोगी माउंट तो हमारा पर कोच के हिसाब से हमारा 4 की संख्या में हो जाएगा। अगर उसमें हमारा अगर बैगन से रिलेटेड अगर पूछा जाता तो 2 की संख्या में पर बैगन हमारा उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइज फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन डैश सेकेंड, यानी आपातकालीन उपयोग में ब्रेक सिलेंडर का दबाव 0.0 से लेकर 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड डैश टाइम में बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 से 5 सेकेंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जब QRB यानी क्विक रिलीज वाल्व इसका फुल फॉर्म होता है, जब मैनुअल रूप से ब्रेक रिलीज किया जाता है तो कौन सा प्रेशर बाहर निकलेगा। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर से निकलते हैं जब हम मैनुअल रिलीज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द, यानी ब्रेक लगाने के बाद कंट्रोल रिजर्वायर को डैश से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रेक पाइप सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इज, यानी न्यूनतम आवेदन के लिए BP प्रेशर में कितना कमी होती है। तो चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया मिनिमम एप्लीकेशन, तो उस केस में सही उत्तर हमारा 0.5 से लेकर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। यहाँ पर हमसे मिनिमम एप्लीकेशन पूछा गया था, यहाँ पर हमसे सर्विस एप्लीकेशन में हमारा 0.8 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन पूछा गया है। तब फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान हमारा 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक लगाने के लिए ड्रॉप किया जाता है ब्रेक पाइप से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, यानी आपातकालीन सर्विस एप्लीकेशन के लिए BP प्रेशर में कितने kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 1.5 से लेकर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन के दौरान, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन द ब्रेक रिगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस या स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज कॉल्ड, यानी ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच क्लियरेंस या स्लैक के स्वतः समायोजन के लिए ब्रेक रिगिंग में प्रदान की गई डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ब्रेक रेगुलेटर, जिसे हम ACB के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फॉर टेस्टिंग C3 या KE टाइप DB आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज,
यानी C3WKEDB परीक्षण के लिए फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद 0 से 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितने टाइम में फिल होता है। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको मान सकते हैं एप्लीकेशन टाइम बोलिए तो हमारा 3 to 5 सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर टेस्टिंग C3KE टाइप TB आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फ्रॉम 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन डैश टाइम। यहाँ पर हमसे सीधे सीधे आप रिलीजिंग टाइम बता दीजिए तो यहाँ पर हमारा 15 से 20 सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट व्हाट शेड्यूल द मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट कैरिड आउट ऑन एवरी कोच ऑफ द रेक, यानी रेक में प्रत्येक कोच का मैनुअल रिलीज टेस्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ए शेड्यूल के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर पॉपुलेशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वैल्यू शुड बी केप्ट एज पर स्पेयर्स, यानी एयर ब्रेक स्टॉक की पॉपुलेशन के अनुसार वितरण वाल्व का प्रतिशत पुर्जों को डैश रूप में परसेंटेज में रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 5% रखा जाता है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉजिज, यानी एयर ब्रेक हॉज की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर 839 mm होगा, क्योंकि यहाँ पर कपलर टू कपलर पूरा बताया गया है। तो लेकिन अगर सीधे सीधे अगर पाइप के पूछा जाता है तो पाइप के लिए होता है 660 प्लस माइनस 6 mm होता है, जो कि सिर्फ ईयर हॉज के लिए होता है, क्योंकि उसके आगे एक हमारा अटैचमेंट कपलर लगे होते हैं और उसके पहले हमारा एंगल को टोटल लेंथ को अगर मिक्स करते हैं तब जाकर हमारा 839 mm पुरते हैं। लेकिन आपसे सीधे सीधे ईयर हॉज का लेंथ पूछे तो 660 प्लस माइनस 6 mm बताना है, यानी यहाँ पर सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी 839 mm हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर डैश में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड विद इन डैश टाइम इन कोच, यानी कोच डट कलेक्टर को डैश के अंदर सफाई कर देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यानी NRV यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है टू रिड्यूस, यानी इसका काम अगर देखें तो टू प्रिवेंट फॉलो एयर फ्रॉम एयर टू एफ, जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है उससे FP पाइप में जो हमारा प्रेशर तो जाता है लेकिन वापस नहीं आ सके, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारा AR होता है और यहाँ से जब ब्रांच पाइप से डट कलेक्टर से होते हुए आइसोलेटिंग का यहाँ से लगाए जाते हैं, वहाँ से जब हमारा AR में प्रेशर आता है तो यहाँ पर हमारा NRV लगा दिए जाते हैं। चूँकि यहाँ से हमारा प्रेशर तो FP का आता है लेकिन यहाँ पर हमारा उल्टा न जा सके, इसके लिए हमारा NRV का प्रयोग किया जाता है, यानी सही कहा जाए तो टू प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर से उल्टा FP पाइप में न जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द लास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक आफ्टर ब्रेक बाइंडिंग इज, यानी ब्रेक बाइंडिंग के बाद प्रारंभिक एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक में रिलीज करने का अंतिम चरण क्या होता है। इसका सही उत्तर होता है टेक आउट पिन ऑफ एंड पुल रड, यानी सबसे अंतिम चरण में ना रिलीज हो तो सबसे लास्ट स्टेप हम एंड पुल रड का पिन निकाल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर बाईपास द स्पेशल डिवाइस इसेंशियल इज, यानी बाईपास के लिए डैश विशेष उपकरण आवश्यक होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए FP-NBP कनेक्टर, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द फंक्शंस ऑफ डट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट डट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, एंड डट कलेक्टर का कार्य वायु से डट के कण को अलग करना है। किस कब, यानी जब डिबी में प्रेशर आए उससे पहले ही, यानी बिफोर कॉमिंग डिबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द MR प्रेशर इंजन शुड बी, यानी इंजन का MR प्रेशर कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 8 to 10 kg/cm², ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर रेलवे बोर्ड, एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ बैगन इन ओपन लाइन इज, यानी रेलवे बोर्ड के अनुसार ओपन लाइन में बैगन का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही उत्तर हमारा 2.5% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए नक्कल इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द डायमीटर ऑफ नक्कल्स पिवट पिन इज, यानी जो हमारा नक्कल पिवट पिन का डायमीटर कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 40 mm हो जाएगा। और अगर आपसे स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछे तो स्टैंडर्ड के केस में 41.28 mm होता है। वहीं अगर आपसे मिनिमम परमिसिबल अगर पूछा जाए तो 39.5 mm पर हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमसे डायमीटर पूछा गया है, तो 40 mm ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को डैश कंडीशन में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑफ लोड कंडीशन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पिस्टन स्टोक ऑफ बॉक्सन बैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज, यानी खाली स्थिति में बॉक्सन बैगन का पिस्टन स्टोक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 85 ± 10 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लोडेड पूछा गया है तो लोडेड में 130 ± 10 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और खाली स्थिति के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 85 ± 10 mm। नेक्स्ट प्रश्न है कि डट कलेक्टर शुड बी क्लियरेड विद इन डैश इन बैगन, यानी बैगन के डट कलेक्टर का सफाई डैश के अंदर की जानी चाहिए। तो जब वो गाड़ी आर्म्स के लिए बैगन जाए तब उसकी डट कलेक्टर की सफाई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ बैगन ब्रेकेज, यानी एकल पाइप प्रणाली में बैगन ब्रेक को मुक्त यानी रिलीज करने के लिए कितनी टाइम लगता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 60 सेकेंड, यानी 45 से 60 सेकेंड के लिए गुड्स का रिलीजिंग टाइम रखा गया है। चूँकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 60 सेकेंड है, तो हम इसी को लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होंगे। एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैकेज, यहाँ पर पूछा गया शुरुआती स्टेशन पर प्रीमियम के लिए न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है। तो ये हमारा 95% होता है। इसकी बात करें प्रीमियम का ब्रेक वैलिडिटी के लिए तो 12 + 3 डेज होता है, कहीं कहीं ये 8 डेज भी कर दिया गया है, इसके आप ध्यान रखें। वहीं इसके लिए मैन पावर एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन आवर की ज़रूरत होती है, और जो इसकी बीपी परसेंटेज हमारा 95% होता है। जिसकी कलर बात करें बीपीसी कलर तो यह ग्रीन कलर में दिए जाते हैं। और मिनिमम के लिए अगर मिनिमम पूछा जाए तो अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, क्योंकि अगर ऑप्शन में अगर देता है तो मिनिमम आप इंटेंसिव के अनुसार 75% कंसीडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन एन एयर ब्रेक गुड्स वैगन इन एम्प्टी कंडीशन द हैंडल ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स इज इफ केप्ट इन लोडेड कंडीशन इट रिजल्ट इन एयर ब्रेक माल वैगन में खाली स्थिति में हो। यदि ईएल बॉक्स को हैंडल को लोडेड कर दिया जाए तो हम इस कंडीशन में क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि जब गाड़ी खाली स्थिति में हो और उसको हम एम्प्टी लोडेड बॉक्स को लोडेड कंडीशन में अगर कर देते हैं तो इसका रिजल्ट हमारा यह होगा कि ब्रेकिंग पावर मौजूद होगी और हमारा ब्रेक बाइंडिंग की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इन वर्किंग ट्रेन हैविंग 56 वैगन्स द एयर ब्रेक प्रेशर इन ब्रेक बान, यानी ब्रेक बान में जब 56 वैगन लगे हो तो ब्रेक बान में कितना केजी का प्रेशर होता है, तो 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 56 मोर देन 56 हो तो उस केस में 4.7 केजी का प्रेशर मिनिमम होना अनिवार्य है ब्रेक बान में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, डीबी इफ डीबी इज हैविंग लीकेज, यदि डीबी में लीकेज हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो आइसोलेट डीबी कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर कैसनप 22NL 22NLB और 22HS बोगी इज, यानी साइड फ्रेम एवं एक्सल बॉक्स एडाप्टर कैसनप 22NL कैसनप 22NLB 22HS बोगी के बीच नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 16 mm। इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनप बोगी, यानी कैसनप बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है। इसका सही उत्तर हमारा सिलिको मैग्नीज स्टील होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एट द टाइम ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशंस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लोड कॉम ऑन सेंटर पिवेट, यानी लोड वितरण के समय सेंटर पिवेट पर आने वाला लोड का प्रतिशत कितना होता है, तो ये इसका सही उत्तर हमारा 10% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट शैल बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटेनर प्लेटफॉर्म इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में कंटेनर प्लेटफॉर्म की अधिकतम लंबाई डैश होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 28 mm फीट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 28 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन एयर ब्रेक कोच PEAB यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज कनेक्टेड टू ब्रांच पाइप इज, यानी एयर ब्रेक डिब्बे में ब्रांच पाइप का संबंध PEAB एवं PEASD से है, कौन से है, तो इसका सही उत्तर हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनुअली ऑपरेटेड पायलट वेंट वाल्व इज, यानी स्वचालित रूप से परिचालित पायलट वेंट वाल्व है, इसका सही उत्तर हमारा PEASD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चैन एप्लीकेशन शुड बी मोर देन, यानी अलार्म चैन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स डैश से अधिक ना होना चाहिए, इसका सही उत्तर हमारा 7 to 10 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ कोच और बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी BMBC जो हमारा है उसके लिए जो ICF कोच में ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 32 mm यानी 32 mm, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, यानी जो हमारा LHB कोच में जो हमारा टोली पर लगे बोगी पर लगे होते हैं और कार यानी कोच बॉडी ऊपर वाले बॉडी से कनेक्ट होते हैं डैम्पर, उसे हम योर डैम्पर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जो पर कोच 4 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट
कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज, यानी दो कोचों का कपलिंग के लिए आवश्यक नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम है कि बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट एंड बोथ कपलर शुड बी विद इन द गैदरिंग रेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोच का D3 अनुरक्षण शेड्यूल कब किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज, जिसे हम 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे D1 पूछा जाता है तो यह एवरी ट्रिप पर किए जाते हैं, और D2 की बात करें तो D2 हमारा 1 मंथ यानी 30 डेज भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर D2 शेड्यूल किए जाते हैं। D3 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ LHB कोच इज डन, यानी किलोमीटर के आधार पर SS1 LHB कोच का कब किया जाता है। तो यह जब 6 लाख किलोमीटर हो जाए। वहीं अगर आपसे यह ईयर बेसिस पर पूछता तो 1.5 ईयर्स, जिसे हम 18 मंथ के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करें SS2 की तो SS2 हमारा 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर के अंतराल पर किए जाते हैं, जबकि SS3 की बात करें तो 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में हमारा कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ SS1 किलोमीटर बेसिस पे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 6 लाख किलोमीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज, एंड इंजन एवं पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग सुरक्षा को डैश उपकरण के रूप में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा डिस्ट्रिक्टर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM इज, यानी WLRRM के लगेज वैन का पावर क्षमता कितना होता है। तो 5 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीज ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग एवरी, यानी एंटी रोल बार के ग्रीस को प्रति डैश के दौरान बदल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा D2 शेड्यूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेलिंग ऑन अ व्हील सेट द रीजन में भी, यानी व्हील सेट पर सेलिंग होने की वजह कौन कौन सी होती है। तो इसका वजह हो सकता है कि WSP प्रॉपर तरीके से काम न कर रहे हो, या ब्रेक कैलिपर में भी जाम्ड, यानी जब अगर लुब्रिकेट नहीं करते हैं ब्रेक कैलिपर के तो उस केस में यह जाम होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा कॉज ये भी हो सकता है कि ब्रेक सिलेंडर एक या दोनों ब्रेक सिलेंडर जाम अवस्था में हो, यानी इसका सही उत्तर हमारा ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील ट्रेड कैन बी अलाउड, यानी एक पहिए पर कितनी सेलिंग अनुमति दी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 30 mm जो कि LHB कोच के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट वोल्ट इज, यानी कंट्रोल आर्म ब्रैकेट वोल्ट के लिए आवश्यक टॉर्क कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 170 न्यूटन मीटर होता है, जिसके लिए M16 × 7, यानी ये हमारा डायमीटर हो गया बोल्ट का, ये हमारा लेंथ हो गया। इस लेंथ का डायमीटर का बोल्ट 170 न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू पर से टाइट किया जाता है कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड वाटर लेवल इंडिकेटर ऑन अ वाटर टैंक्स, यानी पानी के टंकी पर पानी का सूचक स्तर का उद्देश्य क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की उपलब्धता को बताना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द डंप वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग, एंड डंप वाल्व का कार्य केवल डैश के दौरान होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा सर्विस एप्लीकेशन के दौरान होगा, यानी ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर होगा। जबकि नंबर ऑफ अगर डंप वाल की बात करें तो 04 पर कोच में होते हैं। नेक्स्ट बात करें इंस्पेक्शंस ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर बियर ऑफ कार्बन बुशेज, यानी कार्बन बुश का बियर के लिए अर्थिंग का उपकरण का निरीक्षण कब किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, D2 एंड D3 शेड्यूल दोनों में किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंस्पेक्शन ऑफ कपलर हेड नकल फॉर डैमेज इज चेक्ड इन, यानी कपलर हेड के निरीक्षण में नकल की क्षति को डैश शेड्यूल में जांच किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, D3 शेड्यूल में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है क्लीनिंग ऑफ ईयर फिल्टर इज डन इन, यानी ईयर फिल्टर की सफाई डैश में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा D2 और D3 शेड्यूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर इमरजेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 इज, यानी किलोमीटर के अनुसार LHB कोच का जो हमारा SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 किया जाता है उसकी आवधिकता कितनी होती है टाइम पीरियड? तो वो SS1 के लिए 6 लाख किलोमीटर होता है और इससे बात करें तो 1.5 ईयर्स पर कराए जाते हैं, यानी 18 मंथ पर। जबकि SS2 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर, SS3 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में करते हैं। यहाँ के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 लाख किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर SS1 शेड्यूल्स में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वेदर द डिसिप्लिनरी केसेज इनिशिएटेड अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट एंड DA&AR रूल्स, यानी डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स हमारा 1968 है। सब्सिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड हिज केस शुड बी, यानी क्या रेल सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले शुरू किए गए हैं और बाद में उसकी मृत्यु हो जाए तो उस केस में इसका क्या होगा? तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रोसीजर्स व्हेन अ फॉल्टी चार्जशीट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन एडिशन, जब गलत चार्जशीट संशोधन जोड़ने की आवश्यकता हो तो कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसिलिंग द अर्लियर चार्जशीट विथ रीजन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले जो भी चार्जशीट इशू किए हुए उसको वैलिड रीजन्स देकर उसे हम कैंसिल पहले करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू बी फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, यानी डीम्ड सस्पेंशन के आदेश जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए हमारा SF2 का यूज किया जाता है डीम्ड सस्पेंशंस के लिए। वहीं अगर SF1 की बात करें तो SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो सीधा सस्पेंशन किया जाता है, जबकि SF2 जो हमारा 48 घंटे के पीरियड में जो कहीं अरेस्ट वगैरह हो या केस दायर हो उस केस में हमारा किया जाता है डीम्ड सस्पेंशन। SF3 की बात करें तो SF3 में हमारा जब कर्मचारी निलंबन अवस्था में हो उस दौरान निर्वाह भत्ते का प्रयोजन SF3 में रखा गया है। जबकि SF4 में बात करें तो कर्मचारी को निलंबन से बहाली और ड्यूटी पर लेना SF4 में बताया गया है। जो कि यहाँ पर हमें डीम्ड सस्पेंशन सिर्फ पूछा गया है तो SF2 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट हाउएवर सस्पेंशन विजिट्स एम्प्लॉय विद अ वेरियस डिसएडवांटेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सस्पेंशन, यानी निलंबन सजा नहीं है, हालांकि निलंबन के विभिन्न नुकसानों कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। निलंबन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसान नहीं है? तो इसमें आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं तो इसका सही उत्तर ही डिड नॉट साइन अटेंडेंस और रजिस्टर, इसका सिर्फ नुकसान नहीं होता बाकी का नुकसान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, वेदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर आर एम्पावर्ड टू सस्पेंड अ जूनियर क्लर्क वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल, यानी क्या सीनियर सेक्शन इंजीनियर को अपने नियंत्रण में काम करने वाले कनिष्ठ लिपिक को निलंबित करना चाहिए अगर उसके अधिकार के अंतर्गत हो। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा उसको सस्पेंड करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हेन स्टाफ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DOM यानी डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर एंड मिसकंडक्ट्स पर्टेन्स टू वायलेशंस ऑफ कमर्शियल रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स, यानी जब मंडल परिचालन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी और कदाचार वाणिज्यिक नियम या सुरक्षा नियम के उल्लंघन से संबंधित हो तो उपयुक्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा DOM या सीनियर DM दोनों हो सकते हैं उस कर्मचारी को दंड देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिव हिज पेंशन इज, यानी कम्युलेटिव प्रभाव के बिना 3 वर्ष से कम अवधि के लिए वेतन की समयान में निचले चरण में कमी या उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता हो तो उसे कौन सा पेनाल्टी के रूप में जानते हैं। चूँकि यहाँ पर बोला गया है कि विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट और नॉट एडवर्सली अफेक्टिव हिज पेंशन 3 years से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, तीनों कंडीशन के लिए हमारा माइनर पेनाल्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वहीं अगर इसके उलट विपरीत यानी अपोजिट अगर पूछा जाता कि विथ कम्युलेटिव इफेक्ट और आगे जाकर पेंशन पर यानी एडवर्सली अफेक्टिव द पेंशन एंड 3 साल से ज़्यादा ईयर्स के लिए भी लोअर पीरियड में डाला जाए स्केल पीरियड में, उस केस में हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है नॉट एक्सीडिंग 3 years से ज़्यादा ना हो, इसका प्रभाव न डाले और पेंशन पर भी इसका प्रभाव ना हो, तो उस केस में हमारा माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिमूवल और डिसमिस फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय, यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का दंड केवल डैश के द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द फॉलोइंग आर नॉट इन पेनाल्टी अंडर DNAR रूल्स, निम्नलिखित में से DNAR के तहत दंड नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा निंदा करना भी दंड के अंतर्गत आता है। पास को भी स्टॉपेज किया जाता है माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत, और द रिकवरी फ्रॉम लॉसेस और पेंशनी लॉसेस, यानी कोई अगर आप गलत काम करते हैं तो आप पेमेंट से उसका रिकवरी कर ली जाएगी। इस तीनों हमारा पनिशमेंट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारा वार्निंग पनिशमेंट के अंतर्गत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर कैन एक्ट एज अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन केस ऑफ मिसकंडक्ट्स ऑफ डिप्टी SS वर्किंग अंडर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, यानी मंडल परिचालन प्रबंधक के अधीन कार्यरत उप स्टेशन उपाधीक्षक होते हैं का कदाचार मामले में क्या मंडल संरक्षा अधिकारी अनुशासन प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका सही उत्तर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री, यानी निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री कहा जाता है। तो इसमें हमारा फिनिश्ड गुड्स स्क्रैप भी आते हैं और रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी, यानी अग्रदाय भंडारों के स्टॉक का सत्यापन प्रत्येक 2 years के बाद किया जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका सत्यापन करना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्नेस्ट मनी इज द पेमेंट मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू, यानी बचाना राशि ठेकेदार द्वारा डैश को किया जाता है। तो सी द सीरियसनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड यूज ऑज सेफ गार्ड इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग टू द अंडरटेक द वर्क्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल यार्ड एक्सीडेंट shall be inquired into by a committee of dash with the senior DSO और DSO is accepting, यानी सभी यार्ड दुर्घटनाओं की जांच डैश की एक समिति के द्वारा की जाएगी जिसमें वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी या मंडल संरक्षा अधिकारी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी होंगे। तो इसमें सीनियर सुपरवाइजर्स की मदद से यार्ड दुर्घटनाओं की जांच की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिन इंक्वायरी आर ऑर्डर बाय DRM टू इंक्वायरी रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू DRM विदिन, यानी जब मंडल ऋण प्रबंधक द्वारा पूछताछ का आदेश जारी किया जाता है तब वहां जांच रिपोर्ट मंडल ऋण प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए 7 दिन के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 7 डेज। वहीं अगर 10 डेज होता है, यहाँ पर सबमिट करने की बात है, जो कमेटी गठित होगा उसको सबमिट 7 दिन के अंदर करना है, जबकि DRM को एक्सेप्ट करने का टाइम पीरियड 10 डेज रखा गया है, 10 दिन। नेक्स्ट 10 प्रश्न राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है इन टर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी भारत के संविधान की देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा कौन सी होगी। तो इसका सही उत्तर हमारा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में यह बताया गया है कि देवनागरी लिपि हमारा हिंदी संघ की राजभाषा का लिपि होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी 343 का 1 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा 1963 10/5 यानी 10 मई 1963 को पास किया गया था। और अगर संशोधन की बात करें तो 1967 में इसका अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स डेट कम अंडर रीजन ए, रीजन ए में पूछा गया। तो रीजन ए में चूँकि सारे हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं तो इसमें हमारा सही उत्तर मध्य प्रदेश यानी MP और UP यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कम्युनिकेशंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज टू पर्सन इन रीजन बी शैल बी, यानी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से ख क्षेत्र जो हमारा होता है में स्थित व्यक्तियों को संप्रेषण भाषा डैश में होगी। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हिंदी या अंग्रेजी दोनों में होगी, जहाँ में यह सूटेबल हो, क्योंकि यहाँ पर बी रीजन्स की बात किया गया है। और यहाँ पर अगर ए रीजन्स की बात करें तो केवल हिंदी में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रिप्रेजेंटेशंस विन मेड और साइन इन हिंदी शैल बी रिप्लाइड टू इन, यानी अभ्यावेदन जो कि हिंदी में हस्ताक्षरित हो उसका उत्तर भी हिंदी भाषा में देना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेयरमैन फॉर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर हमारा चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर आपसे पूछा जाता सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन तो उस केस में हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी PM यानी प्राइम मिनिस्टर हमारा सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट्री से पूछा गया है तो पार्लियामेंट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है यानी गृह मंत्री। इसमें टोटल 20 लोकसभा से आते हैं मेंबर्स और 10 राज्यसभा से इसका मेंबर एंड टोटल मेंबर्स की बात करें तो 30 की संख्या में होते हैं, जबकि सेंट्रल हिंदी कमेटी में मेंबर्स 41 यानी 41 की संख्या में होते हैं।
नेक्स्ट बात करें तो हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन, हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशंस कमेटी, यानी क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएम होते हैं, यानी जनरल मैनेजर, यानी महाप्रबंधक इसे हिंदी में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम साहब होते हैं, यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेपर है तो दिए गए नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।